अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाले वीडियो में आप जाइए और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए। तो मैं ये जिम करके चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर। ये सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है? ये हमारा फाइनल यूनिट है बेसिकली। इसमें हम लोग ये देखेंगे जो प्रीवियसली हमने इतना सारा तकरीबन 100 से ऊपर वीडियोस में जो हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े थे वो सब मिलकर कैसे करके 2 से 3 मेजर कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनते हैं और वो मेजर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आज एक ओवरव्यू देखेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में उन आर्किटेक्चर्स को डिटेल में देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग सिंगल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मेजरली कंप्यूटर सिस्टम में ये तीन ही बड़ा आर्किटेक्चर होता है, सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये तीनों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में इन डिटेल पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ कंप्यूटिंग सिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्ट। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है। इन द रियलिज्म ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर्म्स द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। एक्चुअल में क्या होता है कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है वो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क होता है कोई भी कंप्यूटर डिजाइन को बनाने और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इट्स इनकम्प्रेस्ड अ ब्रॉड spectrum of architecture including single processor system, multi-processor system and distributed system, each tailored to specific computational needs and performance criteria। और ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल, इसमें मेजरली 3 मेजर आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, एक होता है मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। और ये सब अलग अलग कंप्यूटेशनल काम के लिए और सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग नीड है, अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, यानी हर किसी का यूज केस डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी क्यों कोई भी कंप्यूटर यानी मॉडर्न डे में या कभी भी अगर फ्यूचर में भी कभी कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा हो, यानी आर्किटेक्चर कोई इंजीनियर अगर कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में कोई नया सिस्टम बना रहा हो तो उसको सिस्टम आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। क्यों सिस्टम आर्किटेक्चर पता होना चाहिए? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें 3 चीज मेजर इंपॉर्टेंट आता है। एक आता है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, वेल डिजाइन आर्किटेक्चर मैक्सिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है अगर कोई आर्किटेक्चर वेल डिजाइन है, पहले से वो आर्किटेक्चर वेल डिजाइन है, उसके जो कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, जिस तरीके से वो आर्किटेक्चर सेट है वो वेल डिजाइन है, तो इससे क्या होगा ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस मिलेगा आपको उस आर्किटेक्चर को यूज करने से। दूसरा मिलता है स्केलेबिलिटी एनहांसमेंट। इसमें क्या होता है आर्किटेक्चर डिटरमाइंस हाउ वेल सिस्टम कैन ग्रो एंड अडॉप्ट टू इंक्रीज डिमांड्स। यानी अलग अलग आर्किटेक्चर में अलग अलग हिसाब से स्केलेबिलिटी एनहांसमेंट होता है। तो सही आर्किटेक्चर को चूज करना आपके काम के लिए वो स्केलेबिलिटी एनहांस भी करता है। और रिलायबिलिटी अश्योरेंस। प्रॉपर आर्किटेक्चर डिजाइन इंश्योर्स कंसिस्टेंट ऑपरेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस। और रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप सही स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक प्रॉपर फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब आर्किटेक्चर में की कंपोनेंट्स क्या होता है? की आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं जिससे बन के ये आर्किटेक्चर तैयार होता है। ठीक है, उसमें एक अलग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑफ कोर्स द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू को कहते हैं कि ब्रेन और कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है मेमोरी हायरार्की। याद रखिए हमने यहाँ पर रैम नहीं कहा, मेमोरी हायरार्की। यस, दोनों में फर्क है। रैम कहते हैं तो मेमोरी हायरार्की का जो 3rd या 4th लेवल पे एक आता है सिर्फ वो है, लेकिन मेमोरी हायरार्की कहते हैं तो 5 किस्म का जो मेमोरी हायरार्की हम लोग पढ़ चुके थे वो सब आ जाता है। तो जब मेमोरी की बात करते हैं तो वो सब इसके अंदर आता है। मेमोरी हायरार्की में क्या होता है स्टोरेज कंपोनेंट फ्रॉम रजिस्टर टू सेकेंडरी स्टोरेज, यानी रजिस्टर से लेकर सेकेंडरी स्टोरेज और उसके बाद यानी अगर आप गिनना चाहते हैं 5th नंबर तो टर्शरी स्टोरेज आप ले सकते हैं उसमें। और एक होता है मेन कंपोनेंट सिस्टम, यानी मेन कंपोनेंट होता है आउटपुट इनपुट सिस्टम या इनपुट आउटपुट सिस्टम। इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइस, यानी एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर से बात कैसे करेगा और कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइस से बात कैसे करेगा, इसके लिए मेन कंपोनेंट एक होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम। और 4th मेजर कंपोनेंट क्या होता है आर्किटेक्चर में? कम्युनिकेशन पाथवे, यानी ये जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी मेमोरी और सीपीयू आपस में कम्युनिकेट करेगा, इस तरीके से सीपीयू इनपुट आउटपुट आपस में कम्युनिकेट करेगा, मेमोरी इनपुट आउटपुट आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेट करेगा कैसे करके, वो है 4th कंपोनेंट, वो है कम्युनिकेशन पाथ्स, यानी बसेस एंड नेटवर्क दैट इनेबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट। तो डेटा कम्युनिकेशन पाथ में क्या पढ़ते हैं बसेस और नेटवर्क्स को पढ़ते हैं जो कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये की कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर का, यानी हर आर्किटेक्चर जो ऊपर हमने 3 आर्किटेक्चर का नाम बताया ना, सिंगल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सब में ये 3 आर्किटेक्चर ऐसे ये कंपोनेंट्स होता ही होता है क्योंकि ये कंपोनेंट फंडामेंटल है किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इंपैक्ट ऑन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। अब सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक में कैसे इंपैक्ट करता है ये सिस्टम स्पीड के ऊपर इंपैक्ट करता है, यानी आर्किटेक्चर डिटरमाइंस हाउ क्विक इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट, यानी सिस्टम स्पीड आर्किटेक्चर इस बात को डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा आर्किटेक्चर लेंगे उस हिसाब से आपका सिस्टम कितना स्पीड और कितना फास्ट होगा। सिस्टम कैपेसिटी अफेक्ट्स हाउ मच डेटा एंड हाउ मेनी प्रोसेस कैन बी हैंडल्ड। इससे ये भी मालूम चलता है कि सिस्टम कैपेसिटी कितना अच्छा हो रहा है आपका, कि कितना डेटा को वो हैंडल कर सकता है और कितना प्रोसेस को वो हैंडल कर सकता है। इसी तरीके से एनर्जी कंजम्पशन,
एनर्जी कंजम्पशन में क्या आता है कि आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस पावर एफिशिएंट एंड थर्मल मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इन शॉर्ट एनर्जी कंजम्पशन भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है। यानी अगर आप आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स वगैरह को देखिए और जो सिस्टम डिजाइन करने से पहले आप आर्किटेक्चर को देखते हो उसमें क्या क्या चीज कैरेक्टरिस्टिक आता है वो जरूरी होता है आपको समझने के लिए। इसके बाद होता है सिस्टम रिलायबिलिटी, डिटरमाइन फॉल्ट टॉलरेंस एंड एरर रिकवरी कैपेबिलिटी। तो इसमें ये भी आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक में ये भी आ जाता है, यानी सिस्टम में इन सब चीजों का इंपैक्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, अब ये सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर refers to the fundamental structure and organization of computer system that defines how various hardware and software component interact to perform computational task, computation task। इन आसान शब्दों में सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर रिफर्स टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर, या सिस्टम आर्किटेक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो इस बात को बताता है कि किस तरीके से अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद एक ऑपरेशन या कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म करते हैं। दिस एनकम्प्रेस द डिजाइन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी हायरार्की, इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन पाथवे। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर बनता है ये चार चीजों से मिलकर बनता है। एक सीपीयू हो गया, एक मेमोरी हायरार्की, एक इनपुट आउटपुट सिस्टम और एक कम्युनिकेशन पाथवे, जिसका ऊपर हमने डिस्कस किया कि ये मेन कंपोनेंट्स में आता है। क्रिटिकल रोल इन सिस्टम डिजाइन, अब जब एक बंदा सिस्टम डिजाइन करने जा रहा है, यानी आपको पता चलिए आर्किटेक्चर ये है, आपको पता चलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है, अब आप जब सिस्टम डिजाइन करने जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, क्रिटिकल रोल क्या क्या है। तो क्रिटिकल 3 रोल होता है वहां पर। सबसे पहला रोल होता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आप ये देखते हैं कि प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मीट स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। यानी एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाना और उसको इंटीग्रेट करना कि किस तरीके से, यानी एक फ्रेमवर्क आप बनाते हैं, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट डिफरेंट कंपोनेंट। यानी आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको फ्रेमवर्क समझ लीजिए। उसमें आप ये देखते हैं कि कैसे करके अलग अलग कंपोनेंट को हम अगर जोड़ते हैं तो जो मेरा नीड है, स्पेशल नीड है, जो हम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी रिक्वायरमेंट आपका पूरा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन, जिसमें आप क्या देखते हैं कि डायरेक्टली इंपैक्ट सिस्टम स्पीड, कैपेसिटी, एनर्जी कंजम्पशन एंड रिलायबिलिटी। तो सिस्टम डिटर्मिनेशन में आप ये सब चीज देखते हैं कि आपका सिस्टम का स्पीड, कैपेसिटी, एनर्जी कंजम्पशन और रिलायबिलिटी कैसा है। उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी फाउंडेशन आप देखते हैं। ये क्या होता है? इनेबल सिस्टम टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट टू चेंज टेक्नोलॉजी डिमांड। यानी जैसे जैसे सिस्टम ग्रो होता है या उसमें कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस को सिस्टम अडॉप्ट कर सक रहा है कि नहीं, ये 3 चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको सिस्टम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका नीड पूरा हो रहा है कि नहीं, वो ब्लूप्रिंट और इंटीग्रेशन से पता होगा। जो आपका नीड पूरा हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, और क्या वो अडेप्टेबल है कि नहीं है फ्यूचर के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो सिस्टम डिजाइन से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है मेजर आर्किटेक्चर टाइप। 3 ही मेजर आर्किटेक्चर टाइप होता है, जिसके मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे मैंने बताया कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, फीचर अ सिंगल सीपीयू एंड हैंडल्स ऑल प्रोसेसिंग टास्क। यानी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है कि एक सीपीयू होता है और वो तमाम टास्क को हैंडल करता है। एक होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, उसमें क्या होता है, यूज मल्टीपल सीपीयूज या फिर कोर टू एग्जीक्यूट पैरेलल टास्क। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है कि या तो मल्टीपल सीपीयू होंगे, यानी डायरेक्ट अलग अलग चिप होंगे। फॉर एग्जांपल इंटेल i3 का अगर आप सीपीयू उठाए तो 2 इंटेल i3 का सीपीयू आपके पास है, ये हो जाएगा मल्टीपल सीपीयू। और अगर मल्टीपल कोर्स होंगे तो जैसे i3 में आपको 6 कोर मिल जाता है, तो इसका मतलब i3 का चिप आपने एक खरीदा इंटेल का, लेकिन उसपे कोर 6 मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में आ जाता है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। इसमें क्या होता है, स्प्रेड कंप्यूटेशनल टास्क अक्रॉस मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटेशनल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको अलग अलग कंप्यूटर जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है उसमें स्प्रेड कर रहे हैं, उसमें फैला दे रहे हैं। यानी मान लीजिए आपका कंप्यूटर, एक मेरा कंप्यूटर, एक मेरे दोस्त का कंप्यूटर है, तीनों कंप्यूटर अलग अलग कंप्यूटर है, लेकिन उसको हमने जोड़ दिया है किसी तरीके से, और जब कोई कंप्यूटेशनल काम हो रहा है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिजाइन कंसिडरेशन, जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। जैसे हमने बताया कि क्रिटिकल रोल क्या होता है, वैसे आपको ये चीज डिजाइन कंसिडरेशन में ध्यान में रखना होता है। क्या? परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम एंड थॉटपुट नीड। यानी इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कॉस्ट कॉन्स्टेंट, यानी आपको बजट लिमिटेशंस एंड टोटल कॉस्ट ओनरशिप में भी ध्यान देना है। स्केलेबिलिटी नीड आपको देखना है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड फ्यूचर एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, क्या आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है अभी इस वीडियो में, और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हम लोग का पढ़ेंगे ना, उसमें कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि तमाम टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग उन सब टॉपिक को जोड़ के कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको उससे रिलेटेड डेडिकेटेड टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेशन। इस पे क्या होता है, रिक्वायर्ड अप टाइम एंड फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी। यानी आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में रिलायबिलिटी कितना है, फॉल्ट टॉलरेंस कितना हद तक वो सह सकता है। ये सब के बाद अब आप समझेंगे कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता क्या है। यहाँ पर हम लोग बहुत ब्रीफली देखेंगे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल से सिंगल प्रोसेसर सिस्टम पूरा कैसे काम करता है। तो ब्रीफली समझ लेते क्या
अबाउट अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट हैंडल्स ऑल प्रोसेसिंग टास्क। यानी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम उसको कहते हैं, उस तरीके से कैटेगराइज करते हैं जहां पर सिंगल सीपीयू होता है जो हैंडल करता है तमाम टास्क को। दी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू कंप्यूटिंग प्रोवाइड सिंप्लिसिटी इन अ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन बट मे फेस लिमिटेशंस इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क और हाई डिमांड एप्लीकेशन। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही आसान अप्रोच है कंप्यूटेशन यानी सिस्टम डिजाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इस पर लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस कहाँ आता है, जब भी आप कोई हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को या हाई डिमांड एप्लीकेशन, आपको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, वहां यहाँ प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है, उसमें ये लिमिटेशंस आ जाएगा। अब इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम का या सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर तीन होता है। एक होता है सीपीयू, एक होता है मेमोरी, एक होता है आईओ डिवाइस, ठीक है, तीन ही चीज होता है। आपको पता है सिस्टम में तीन चीज होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सिंगल सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड द डेटा प्रोसेसिंग। सिंपल हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, रैम फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज फॉर पावर एंड डेटा, ऑलरेडी आपको मालूम है। आईओ सब सिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइस, सब कुछ आईओ के अंदर आ जाता है। और सिस्टम बसेस, सिस्टम बसेस क्या है, इसको अलग से कंपोनेंट इसलिए यहाँ पर नहीं लिया गया क्योंकि ये अलग से कोई आर्किटेक्चर नहीं है, ये तीनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, आपस में तीनों को कनेक्ट करवाता है। कम्युनिकेशन पाथवे टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया। एडवांटेज क्या है इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करने का, डिजाइन सिंप्लिसिटी है, इजियर टू डिजाइन है, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ड्यू टू सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बनाना भी आसान है, इंप्लीमेंट करना भी आसान है, और यानी डिजाइन भी आसान है, इंप्लीमेंट भी आसान है, मेंटेन करना भी आसान है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कैसे करके, लोअर हार्डवेयर कॉस्ट कंपेयर टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी इन कंपेयर टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। लो पावर कंजम्पशन विद अ सिंगल प्रोसेसर यूनिट, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है तो पावर कंजम्पशन भी कम होता है यहाँ पर। इसके बाद सूटेबिलिटी फॉर सिंपल टास्क, यानी सूटेबिलिटी से मतलब यहाँ पर है कि कब इसको इस्तेमाल किया जाए, यानी ये जो सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। बेस्ट यूज केस क्या है, तो आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट डोंट रिक्वायर पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ऐसा कोई भी टास्क के लिए ये कंप्यूटर बेस्ट है जहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो समझ लेगा, बहुत ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता है, वहां पर ये आइडियल सिस्टम होता है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसका, परफॉर्मिंग सीलिंग, इसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड बाय कैपेबिलिटीज ऑफ द सिंगल सीपीयू। जाहिर सी बात है, परफॉर्मिंग सीलिंग, सीलिंग जैसे आपको पता है कि ऊपर जाके एक हद पे खत्म हो जाता है, तो परफॉर्मेंस जितना रेज होगा एक हद में जाके खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू सिंगल है, उसका एक कैपेबिलिटी का लिमिट है। भले ही आप सिंगल सीपीयू में पाइपलाइनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका भी एक लिमिट आता है, वो एक लिमिट पे आके फेलियर हो जाता है। दूसरा होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है सिस्टम फेलियर इफ अ सिंगल सीपीयू मैल फंक्शन, यानी अगर सीपीयू खराब हुआ क्योंकि एक ही सीपीयू है तो पूरा पूरा सिस्टम जो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। लिमिटेड पैरेललिज्म, कैन नॉट एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, यानी लिमिटेड पैरेललिज्म इसलिए हमने बोला क्योंकि एक होता है इल्यूजन क्रिएट करना पैरेललिज्म का, जिसको पाइपलाइनिंग कहते हैं, और एक होता है ट्रू पैरेललिज्म। तो सिंगल सीपीयू अगर है, यहाँ सिंगल सीपीयू से मतलब सिंगल कोर होगा, यानी सिंगल सीपीयू के साथ सिंगल कोर है, तो ये इसमें ट्रू पैरेललिज्म नहीं होता इसी, लेकिन पैरेललिज्म अचीव किया जाता है जो कि ट्रू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिमिटेड पैरेललिज्म लिखा। और इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। पुअर स्केलेबिलिटी ड्यू टू स्केल फॉर इंक्रीज वर्कलोड, यानी इसका स्केलेबिलिटी भी पुअर होता है, खराब होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आप देखें, अर्लियर पर्सनल कंप्यूटर, जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसका, फॉर एग्जांपल IBM PC एंड एप्पल 1 यानी 2 विद सिंगल इंटेल और मोटोरोला प्रोसेसर्स, ठीक है, ये पुराना टाइम का था, यानी अभी आज के टाइम पे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। बेसिक मोबाइल डिवाइस, सिंपल फीचर फोन्स विद सिंगल कोर प्रोसेसर, इवन आज के टाइम पे तो फोन में भी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गया, यानी बहुत जनरेशन अब बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आता है एम्बेडेड सिस्टम्स, हाँ, माइक्रो कंट्रोलर्स इन होम एप्लीकेशन एंड सिंपल IoT डिवाइस, इसमें सिंगल प्रोसेसर का बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देखिए ना इसका कॉस्ट भी बहुत नॉर्मल होता है ना, कम कॉस्ट होता है, इसका काम भी इजी होता है। फोन क्या है, एक जनरल पर्पस डिवाइस है, कंप्यूटर क्या एक जनरल पर्पस डिवाइस है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटर वो जनरल पर्पस तो नहीं है ना, उसमें कैलकुलेट ही सेव कर पाएंगे आप उसमें वीडियो थोड़ी देख सकते हैं। एक आपके पास टॉर्च है मान लीजिए, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसी है, तो एसी कितना लिमिटेड चीज है, एसी में क्या क्या कर सकते हैं आप, एसी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं उसमें, और क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं उसको, और क्या कर सकते हैं, बस और क्या, 4-5 चीज और मैक्स टू मैक्स कर पाएंगे जो जो रिमोट में फंक्शनलिटी दिया हुआ है, अब उसमें आप वीडियो थोड़ी प्ले कर सकते हैं, उससे आप थोड़ी ना और कोई एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि उसमें सिर्फ लिमिटेड काम होगा, तो उस जगह पर जहां पर पैरेलल एग्जीक्यूशन ज्यादा नहीं है ना, वहां सिंगल प्रोसेसर सिस्टम अच्छा काम करता है। तो कंप्यूटर्स के लिए आप ये बोल सकते हैं सिंगल प्रोसेसर अच्छा नहीं है, लेकिन IoT डिवाइस या एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। लेगेसी सिस्टम, हाँ, लेगेसी सिस्टम तो पुराने सिस्टम्स होते हैं, यानी ओल्ड मेन फ्रेम विद माइक्रो प्रोसेसर विद मिनी कंप्यूटर सिस्टम, यानी बहुत से लेगेसी कंप्यूटर्स होते हैं, उसको भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहां पर फॉर सम रीजन उसको आप चाहते होंगे कि मेंटेन हो, जो कि आज के टाइम पे रियल वर्ल्ड में होता भी है, उसके लिए भी सिंगल प्रोसेसर को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है वो। इसके बाद आते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इंटीग्रेट मल्टीपल CPUs और कोर टू एग्जीक्यूट पैरेलल टास्क, एनहांसिंग
enhancing performance and reliability by distributing task across processor। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें सीपीयू एक से ज्यादा इंटीग्रेट होता है, यानी एक से ज्यादा सीपीयू होगा, यानी इंटेल i3 9 जनरेशन एक लगाया आपने और फिर दूसरा इंटेल i3 9 जनरेशन लगा लिया, या फिर दूसरा i5 लगा लिया, यानी दो चिप होगा सीपीयू का, उसको भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। और ऐसा है कि चिप तो एक होगा, यानी मान लीजिए i5 10 जनरेशन है, चिप एक है, लेकिन उसमें कोर आपके पास 6 है, 12 है, 16 है, तो ये भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में आता है। ठीक है, यानी सीपीयू ही दो हो या फिर सिंगल सीपीयू में डबल मोर देन 2 कोर्स हो, एक से ज्यादा अगर कोर हो, दो या दो से ज्यादा, उसको भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। तो इससे ये होता है कि इससे आपको ट्रू पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है, ये परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बढ़ जाता है और टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस दूसरा जो प्रोसेसर या फिर कोर्स है उसमें। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बट ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। अब इस आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, इस सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है बहुत ज्यादा जब कम्युनिकेशन का बात होता है। कम्युनिकेशन का मतलब जो सीपीयू रैम और आपस में सब बात करेंगे, कंपोनेंट्स का आपस में बात करना और आपस में उनको सिंक करना, सिंक्रोनाइज करना, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रोवाइड करता है और सिग्निफिकेंट स्पीड और हर एतबार से आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के मुकाबले। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे होता है। यहाँ पर देखिए सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू एन। अब यहाँ सीपीयू सम्राट कोर भी हो सकता है, सीपीयू सम्राट डायरेक्ट सीपीयू हो सकता है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट सीपीयू होगा तो उस सीपीयू के अंदर जितना कोर है और दूसरे सीपीयू के अंदर जितना कोर है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना सीपीयू आप मान के चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक i3 10 जनरेशन है या 9 जनरेशन है जिसमें मेरे पास 6 कोर है, एक i5 10 जनरेशन इसमें 6 कोर है, तो 6 और 6 12 कोर हो जाएगा। तो दो सीपीयू मिला के टोटल मेरे पास 12 प्रोसेसर्स आप बोल सकते हैं हो गया। इस तरीके से होता है। दूसरा आर्किटेक्चर क्या होता है, या दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी। यानी ये जितना भी कोर्स है या जितना भी सीपीयू है वो एक मेमोरी को शेयर करेगा, जो हमारा मेन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको शेयर करेगा। और एक होगा आईओ सिस्टम। तो आईओ सिस्टम्स तो हमारा हमेशा का रहता है, वो तो रहेगा ही। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट, 2 और मोर सीपीयूज और कोर वर्किंग टुगेदर। ठीक हो गया। शेयर्ड मेमोरी होता है कॉमन मेमोरी एक्सेसिबल बाय ऑल प्रोसेसर। तमाम प्रोसेसर्स एक ही मेमोरी को एक्सेस करेंगे, शेयर करेंगे आपस में। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन प्रोसेसर्स एंड मेमोरी। मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान जो पाथवे होता है, जो बस का सिस्टम हमने वहां पढ़ा था, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, स्पेशलाइज्ड ओएस फॉर मैनेजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिंगल प्रोसेसर में भी था, लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है मल्टी प्रोसेसर टास्क को संभालने के लिए। यानी आसान शब्दों में सिंगल प्रोसेसर संभालने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीपल को नहीं संभाल सकता, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब काम करेगा तो ओएस भी, बेसिकली हार्डवेयर को तो ओएस चलाता है ना, तो हार्डवेयर अगर पावरफुल है तो ओएस भी पावरफुल होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ओएस होता है। एडवांटेज क्या है इसका, एनहांस करता है परफॉर्मेंस को, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क सिग्निफिकेंटली इंप्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, ऑफ कोर्स इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। सिस्टम कैन कंटिन्यू फंक्शनिंग इफ वन प्रोसेसर फेल, यानी 6 कोर में से अगर एक कोर फेल भी हो रहा है तो 5 कोर चल रहा है, सिस्टम बंद नहीं होगा। बेटर स्केलेबिलिटी बेटर होता है। कैन हैंडल इंक्रीजिंग वर्कलोड बाय एडिंग मोर प्रोसेसर, यानी और प्रोसेसर ऐड करके आप वर्कलोड चला सकते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मल्टीपल प्रोसेसर कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली, यानी इसमें एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी होता है, यानी आपका पूरा जो कंपोनेंट का रिसोर्स है उसको आप एफिशिएंटली डिवाइड कर सकते हैं। 6 कोर को आपस में परफेक्ट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक पे पूरा बर्डन ना है और कोई एक वेला ना बैठा था। चैलेंजेस क्या क्या आता है इसमें, ऑफ कोर्स सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट देन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, ऑफ कोर्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, चीनी यानी रोकड़ा, हाई कॉस्ट बढ़ जाएगा। मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू मल्टी प्रोसेसर एंड सपोर्ट हार्डवेयर, ऑफ कोर्स सपोर्टिंग हार्डवेयर और मल्टी प्रोसेसर्स क्योंकि उसमें है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम आता है सिंक्रोनाइजेशन इशू, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल प्रोसेसर एड्स ओवरहेड, यानी सिंक्रोनाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा होता है, सिंक करना तमाम प्रोसेसर किस तरीके से काम कर रहा है, और हाई पावर कंजम्पशन। अब डेस्कटॉप वाले को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो तो सीधा करंट से चलाते हैं, लेकिन लैपटॉप वालों को इसमें दिक्कत आता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स कंज्यूम मोर एनर्जी, जाहिर सी बात है ज्यादा करंट इस्तेमाल होता है, तो करंट में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटरी का चक्कर जहां आता है वहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, मॉडर्न डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जैसे मैंने बताया मल्टी कोर प्रोसेसर लाइक इंटेल कोर i7 एंड AMD Ryzen 5 वगैरह हो गए। ठीक है। सर्वर सिस्टम्स, एंटरप्राइज सर्वर्स विद मल्टीपल प्रोसेसर फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ऑफ कोर्स इसका भी एग्जांपल आपको बहुत पहले दिया हुआ था। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, मल्टी कोर ARM प्रोसेसर इन मॉडर्न मोबाइल डिवाइस, ऑफ कोर्स आज के टाइम पे तमाम मोबाइल डिवाइस में मल्टी कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, पता नहीं कितना कितना कोर आ चुका है। ठीक है। इसी तरीके से गेमिंग कंसोल्स यानी प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच विद मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी इनमें भी मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, खास करके PS वगैरह में जो कि हाई एंड एक्सबॉक्स वगैरह में रहते हैं। इसके बाद हम लोग फाइनली पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका भी एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग, क्या होता है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्प्रेड कंप्यूटेशनल टास्क अक्रॉस मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और नोड, ऑफ्टन
geographically dispersed to achieve higher scalability and reliance। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है ना, उसमें अलग अलग कंप्यूटर को स्प्रेड कर दिया जाता है और कंप्यूटेशनल जब किया जा रहा है, ऑपरेशन टास्क एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दिया जाता है कंप्यूटेशनल को अलग अलग नोड्स में, और ज्योग्राफिकली बेस पे इसको ज्यादा किया जाता है, जैसे कि सर्वर्स वगैरह होते हैं, टू अचीव हायर स्केलेबिलिटी एंड रिलायंस। दिस सिस्टम रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेशन एंड डेटा कंसिस्टेंसी मैकेनिज्म बट ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं ना, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आपका फॉल्ट टॉलरेंस पहला प्रायोरिटी होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही बेस्ट है। बाकी दो जो हमने पढ़ा उसमें फॉल्ट टॉलरेंस इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है और डेटा कंसिस्टेंसी मैकेनिज्म है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन हाई लेवल का देता है ये, यानी लोड बैलेंसिंग जिसको कहते हैं वो हाई लेवल का देता है। अब इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, नेटवर्क होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होगा, और नोड 1 नोड 2 नोड 3, मान लीजिए ये नोड जो अलग अलग कंप्यूटर है ये नेटवर्क से कनेक्ट है, और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, यहाँ पर स्टोरेज रखा हुआ है, डेटाबेस रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड, यानी ईच नोड इज अ कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स ओन प्रोसेसर एंड मेमोरी। यानी यहाँ पर हर नोड जो है एक अलग अलग कंप्यूटर है, 3 अलग अलग कंप्यूटर होगा समझ लीजिए, सबके पास अपना मेमोरी अपना सब कुछ है। नेटवर्क कम्युनिकेशन, नोड कम्युनिकेट थ्रू हाई स्पीड नेटवर्क, बीच में नेटवर्क है तो ये तीनों का तीनों इस नेटवर्क से कनेक्ट है, आपस में बात कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, यानी डेटा में भी स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, यानी यहाँ पर से जो डेटा स्टोरेज है वो शेयर कर सकता है इन तीनों को। मिडिलवेयर, सॉफ्टवेयर लेयर दैट मैनेजेस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेट। अब मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट टोटली सॉफ्टवेयर वाला होता है, और बैकएंड का ये प्रोसेस आता है कि मिडिलवेयर का मतलब है कि कुछ भी होगा, यानी मान लीजिए ये नोड को अगर ये यहाँ पर नेटवर्क में जाना है तो पहले एक मिडिलवेयर आएगा जो इसको चेक करेगा, और अगर रास्ते में कोई प्रोसेसिंग करवाना है आपको वो कर देगा, देन अंदर जाएगा। एक काइंड ऑफ फायरवॉल की तरह काम करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसका, एक्सीलेंट स्केलेबिलिटी, कैन स्केलेबल हॉरिजॉन्टली बाय एडिंग मोर नोड। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली भी स्केलेबल होता है और वर्टिकली भी स्केलेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। स्केलेबिलिटी हाई लेवल का आपको प्रोवाइड करता है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन हाई लेवल का प्रोवाइड करता है। इस तरीके से फॉल्ट टॉलरेंस भी होता है, ये सिस्टम कंटिन्यू ऑपरेटिंग इवन इफ नोड्स फेलियर, यानी कुछ नोड अगर फेल भी हो जाए, जाहिर सी बात है अगर 4 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर फेल भी हो जाए तो 2 तो चल रहा है ना, तो सिस्टम फेल नहीं होगा पूरा। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, नोड कैन बी लोकेटेड इन डिफरेंट फिजिकल लोकेशन, यानी जो नोड्स है, जो कंप्यूटर है, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में उसको रखा जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग, कैन यूज अकोमोडेट हार्डवेयर फॉर इंडिविजुअल नोड्स, यानी कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग कर सकते हैं, यानी स्केलिंग करने में भी आप कॉस्ट इफेक्टिव देख सकते हैं इसमें। चैलेंजेस क्या क्या आता है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसी में आता है। कोऑर्डिनेशन ओवरहेड, सिग्निफिकेंट ओवरहेड इन कोऑर्डिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कोऑर्डिनेट करवाना आपस में। और डेटा कंसिस्टेंसी तो एक और बड़ा प्रॉब्लम है, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इज चैलेंजिंग। और नेटवर्क लेटेंसी, ऑफ कोर्स क्योंकि हर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है ना, तो जाहिर सी बात है वो बहुत दूर दूर भी है और नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, तो लेटेंसी तो आएगा। कम्युनिकेशन डिले कैन इंपैक्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर नेटवर्क लेटेंसी भी आपको देखना पड़ता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, क्लाउड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, जैसे कि Amazon AWS सर्विस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, ये हो गया। इस तरीके से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, Acme हो गया, फास्टली हो गया फॉर ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया, जैसे कि कैसेंड्रा हो गया, मोंगोडीबी हो गया, Amazon हो गया, डायनामोडीबी हो गया, ठीक है, ये सब। और इस तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क भी होता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथरनम हो गया, एंड अदर क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। आपको इससे पहले अगर नहीं पता था, आज आपको मालूम चल गया। कंपैरिजन सिस्टम आर्किटेक्चर, अब कंपैरिजन देख लेते हैं जल्दी से, डिटेल कंपैरिजन। एस्पेक्ट देखेंगे, सिंगल प्रोसेसर, मल्टी और इसका। सबसे पहले परफॉर्मेंस देखेंगे, तो लिमिटेड परफॉर्मेंस होता है सिंगल प्रोसेसर में, इनहैंस्ड परफॉर्मेंस होता है पैरेलल प्रोसेसर में, यानी मल्टीपल प्रोसेसर में, और हाईएस्ट विद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं तो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मिलता है। दैट्स वन रीजंस व्हाई इंटरप्राइज लेवल में जो कंपनी होती है वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का देखा जाए तो लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होता है सिंगल प्रोसेसर में, मॉडरेट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी होता है मल्टी प्रोसेसर में, और हाईएस्ट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। कॉस्ट का अगर देखा जाए तो लोएस्ट कॉस्ट होता है सिंगल प्रोसेसर में, मॉडरेट कॉस्ट होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, और वेरिएबल ऑफ्टन लोअर पर यूनिट, यानी वेरी करता है, यहाँ पर हाई कॉस्ट भी हो सकता है, लो कॉस्ट भी हो सकता है, या यूजेज के बेसिस पे कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। स्केलेबिलिटी अगर देखा जाए तो पुअर होता है, यानी सिंगल प्रोसेसर का स्केलेबिलिटी अच्छा नहीं होता। गुड वर्टिकल स्केल, यानी मल्टी प्रोसेसर यूनिट में वर्टिकल स्केलिंग गुड होता है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अगर किया जाए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में तो वो एक्सीलेंट, यानी सबसे बेहतर होता है। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मिलता है आपको सिंगल प्रोसेसर में, गुड बट रिडेंडेंसी मिलता है आपको इसमें मल्टी प्रोसेसर में। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, एक्सीलेंट फॉल्ट टॉलरेंस पावर मिलता है आपको। और यूज केस क्या होता है, सिंपल एप्लीकेशन एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है सिंगल प्रोसेसर, डेस्कटॉप सर्वर वर्क स्टेशन में इस्तेमाल होता है मल्टी प्रोसेसर, और क्लाउड सर्विस लार्ज स्केल एप्लीकेशन वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। चूज द राइट आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में लिखना पड़ता है आपको कंसिडरेशन परफॉर्मेंस नीड कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केलेबल रिक्वायरमेंट, ये देखना जरूरी है। बजट एंड कॉन्स्टेंट देखना है, बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस नीड एंड अवेलेबल रिसोर्स, और टेक्निकल एक्सपर्टीज देखना होता है आपको। कंसीडर टीम एबिलिटी टू मैनेज कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, ग्रोथ
एक्सपेक्टेशंस, प्लान फॉर फ्यूचर स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन नीड, यानी ये भी आपको देखना पड़ता है। और हाइब्रिड अप्रोच भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मल्टी कोर विद क्लाउड इंटीग्रेशन, लोकल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कनेक्ट टू क्लाउड सर्वर। ठीक है, इसका एग्जांपल है इसके हाइब्रिड अप्रोच आज हम लोग करते हैं। एज कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम विद लोकल प्रोसेसर कैपेबिलिटी। इस तरीके से हाइब्रिड क्लाउडिंग क्या होता है, कॉम्बाइन द प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब भी होता है। और कंक्लूजन में अगर देखें तो की टेक अवे, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन लिमिटेड होता है बहुत ज्यादा, और इसका परफॉर्मेंस लिमिटेड होता है, और इसको स्केल उतना अच्छा से नहीं किया जाता, यानी नहीं किया जा सकता। मल्टी प्रोसेस सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसका बैलेंस अच्छा होता है बिटवीन परफॉर्मेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, यानी ये आप बोल सकते हैं जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है ना, ये तमाम के दरमियान एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस क्रिएट करता है, ना बहुत स्लो है ना बहुत हाई लेवल है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मॉडर्न डे में आज लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और एकदम स्लो और एकदम बेकार भी नहीं है, ना ही बहुत हाई फाई लेवल का होता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मैक्सिमम स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस एट द कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मैक्सिमम स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देता है। इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर, अब सिस्टम आर्किटेक्चर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, फ्रॉम सिंगल टू मल्टीपल, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव इनेबल्ड द शिफ्ट फ्रॉम सिंगल प्रोसेसर टू मल्टीपल प्रोसेसर। इसी तरीके से लोकल टू डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पर, हैव मेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट, यानी यहाँ पर प्रोसेसर्स में एडवांसमेंट हुआ, सिंगल से मल्टीपल कैसे करेगा हम लोग गए, नेटवर्क में यहाँ पर एडवांसमेंट हुआ, पहले लोकल नेटवर्क में कंप्यूटर चलता था, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया गया, एंड देन फ्रॉम होमोजेनियस टू हाइब्रिड, यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ्टन कंबाइन एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट आर्किटेक्चर टाइप। पहले होमोजेनियस होता था, यानी पहले होता था कि एक ही आर्किटेक्चर में पूरा कंप्यूटर बनाया, अभी क्या हुआ, अलग अलग आर्किटेक्चर को उठा के एक कंप्यूटर बनाया जाता है, हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल आप उसका इस्तेमाल कर सके। फ्यूचर ट्रेंड में अगर देखा जाए तो एआई ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वर्कलोड, यानी ऐसा भी होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, यानी हाइब्रिड सिस्टम कॉम्बाइंड क्लासिकल एंड क्वांटम प्रोसेसर। ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटिंग इज टोटली डिफरेंट, एक अलग जोन है, एक अलग दुनिया है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो उसको आपस में हाइब्रिड ऐसा अप्रोच लगाना कि क्वांटम कंप्यूटर के क्वांटम प्रोसेसर को और क्लासिकल सिस्टम को आपस में जोड़ना किसी तरीके से। इसी तरीके से एज एंड फॉग कंप्यूटिंग, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस क्लोजर टू डेटा रिसोर्स। तो ये सब तरीका आपका फ्यूचर ट्रेंड है, यानी ये सब अभी काम चल रहा है या आगे इस पे रिसर्च होने वाला है, हो रहा है, होगा। ठीक है, फाइनल थॉट पुट, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर इज फंडामेंटल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कंप्यूटर सोल्यूशन। ऑफ कोर्स सिस्टम आर्किटेक्चर आपको अगर आप जानते हैं और इसका फंडामेंटल आपको पता है, तो डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। ईच आर्किटेक्चरल टाइप, यानी सिंगल प्रोसेसर हो, मल्टीपल प्रोसेसर हो या मल्टी प्रोसेसर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेसर हो या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर हो, ऑफर्स अ यूनिक एडवांटेज एंड फेस स्पेसिफिक चैलेंजेस। सबके पास अपना अपना एडवांटेज है और सबके पास अपना अपना प्रॉब्लम्स है, जो कि चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। द चॉइस ऑफ आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस नीड, बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में आर्किटेक्चर तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा आर्किटेक्चर को पिक कर रहा है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका परफॉर्मेंस का नीड कितना है, आपका बजट क्या है, और आपका टेक्निकल टीम जो है, जो बनाएंगे वो काम करेंगे, उनका एक्सपर्टीज लेवल क्या है। एज कंप्यूटिंग डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो and evolve, the trend of toward more complex distributed architecture that can scale horizontally and provide high availability. However, simpler architecture will continue to have their place in application where complexity and cost are primarily concerned. यानी कंप्यूटर देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जनरेशन बढ़ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि और कॉम्प्लेक्स चीज हम लोग को चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, और दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इवोल्यूशन भी हो रहा है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है, आपको जब आप हॉरिजॉन्टल स्केल करते हैं तो आपको स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन वहीं पर जो सिंपल आर्किटेक्चर वगैरह है ना, वो क्या करता है, वो सिंपल एप्लीकेशन जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी या कॉस्ट इफेक्टिव प्राइमरीली कंसर्न होता है ना, वहां पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहां पर आपको कॉस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको सिंपल को सिस्टम को उतना सिंपल रखना है, सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत नहीं है, वहां पर आप उस हिसाब से आर्किटेक्चर को चूज करते हैं। एग्जाम्पल सिंगल प्रोसेसर, द फ्यूचर ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर लाइज इन हाइब्रिड अप्रोच दैट कॉम्बाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट आर्किटेक्चरल टाइप व्हाइल मिनिमाइजिंग देयर वीकनेस। जाहिर सी बात है, अभी एक्चुअली जो फ्यूचर चल रहा है या आगे पे चलने वाला है, आगे जिस पे काम होने वाला है, वो इसी पे काम होने वाला है कि जो हमारे पास प्रेजेंट आर्किटेक्चर्स है उनका मिक्सचर करना, यानी उनको कंबाइन करना आपस में, और सबका स्ट्रेंथ को एक जगह उठा लेना, और सबका जाहिर सी बात है, जब सबको आप मिलाएंगे तो स्ट्रेंथ तो मिलेगा आपको, साथ ही साथ उसका वीकनेस भी तो आएगा ना, तो स्ट्रेंथ को तो साथ में मिलाना है, लेकिन वीकनेस को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करना होगा। ये एक्चुअल अप्रोच अभी के डिजाइनर्स या अभी के जो इंजीनियर्स आर्किटेक्ट है उनका काम होता है, क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट स्केलेबल एंड रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम। तो मकसद वही रहता है कि और स्केल किया जाए, उसको और रिलायबल बनाया जाए,
और स्पीड बढ़ाया जाए और पावर बढ़ाया जाए और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल प्रोसेसर को इन डिटेल समझेंगे, एंड टू एंड सिंगल प्रोसेसर, देन एंड टू एंड मल्टी प्रोसेसर एंड देन एंड टू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।